बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित टीवी में खुश आमदीद नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शब्बीर मीर। नाजरीन, आज पूरी दुनिया में बशमूल पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान यतीम बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी योम यतमा। इस सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान में इदारे काम कर रहे हैं, कौन से इदारे काम कर रहे हैं और यतीम बच्चों की क्या तादाद है और किन किन इलाकों में हैं, थोड़ी सी इस हवाले से इस दिन की मुनासबत से इस प्रोग्राम को आज हम कंडक्ट कर रहे हैं। और हमने ज़हमत दी है अलखिदमत फाउंडेशन के, अलखिदमत ट्रस्ट या फाउंडेशन है सर, ये आप बात में दुरुस्त करें, हबीबुर रहमान साहब सदर हैं और इन यतीम बच्चों के हवाले से ये काम कर रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हबीब साहब। सबसे पहले तो ये दुरुस्तगी फरमाई है अलखिदमत फाउंडेशन। तो आपके पास गिलगित बल्तिस्तान में डेटा कलेक्शन यकीनन होगी, कितना अजला की है और कितना फिगर आपके पास है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, जैसा कि आपने शुरू में अर्ज़ किया कि 15 रमज़ान मुबारक जो कि योम यतामा के तौर पे पूरी दुनिया में नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया के अंदर, इस्लामी ममालिक के अंदर ये दिन मनाया जाता है। ये OIC के तहत हुआ था। ये दिसंबर 2013 की बात है। OIC के इजलास में तुर्की की एक मशहूर मारूफ समाजी इदारा IHH की तजवीज़ पर OIC ने ये दिन जो है ना अपनी करारदाद और इजलास में फ़ैसला करके 15 रमज़ान मुबारक को तमाम इस्लामी दुनिया के अंदर योम यतामा के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया था। तब से ताइंदम ये दिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इस्लामी ममालिक के अंदर मनाया जाता है। और मैं ज़रा इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक भी है और यतीमों के हवाले से आज गुफ्तगू भी रखनी है। इस्लामी नुक्ते निगाह से, शरीयत के एतबार से ये दिन क्यों अहमियत का हामिल है, इस हवाले से मेरी गुजारिश ये होगी कि रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का मफ़हूम है कि वो शख्स जो किसी यतीम की कफ़ालत करेगा जन्नत में वो मेरे साथ हमसाये के तौर पर रहेगा। बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुलियों का इशारा करके कहा कि वो और यतीम का कफ़ील मेरे साथ यूँ होंगे। तो हम समझते हैं कि एक यतीम की कफ़ालत, जन्नत का हुसूल और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत, ये बहुत बड़ा एज़ाज़ होता है। दूसरा एक हदीस जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसका मफ़हूम भी ये है कि अल्लाह के नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुसलमानों में वो घर सबसे बेहतरीन घर है जिस घर के अंदर यतीम हो और उसकी कफ़ालत और तालीम और तरबियत एहसन तरीके से हो रही हो। फिर साथ ये भी फरमाया कि मुसलमानों में बदतरीन वो घर है जिस घर के अंदर यतीम हो लेकिन उसके साथ हुस्न सलूक रवा ना रखा जा रहा हो, यानी उसके साथ अच्छा बर्ताव न किया जा रहा हो। तो इन अहादीस मुबारक रोशनी में हम समझते हैं कि बहैसियत मुसलमान मिन हैसुल कौम, कि हमारे मुआशरे के अंदर वो लोग, वो तबका जो महरूम है, यकसर महरूम है, न सिर्फ महरूम है बल्कि रिश्तेदारों और मुआशरे के दीगर हवालों से वो बिल्कुल क्या कहते हैं, एहसास महरूमी का भी शिकार है। इस वक्त यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में रात पढ़ रहा था कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 14 करोड़ के करीब 14 करोड़ के करीब आर्फन्स, हाँ, पूरी दुनिया के अंदर 14 करोड़ के करीब यतीम बच्चे हैं। और इसमें से जनूबी एशिया के अंदर 6 करोड़ यतीम बच्चे हैं, जिसकी सूरत हाल से आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं। इस वक्त इराक़ है, फ़लस्तीन है, कश्मीर है, बोस्निया है, यमन है, शाम है। इन ममालिक के अंदर तो बारूद की जो बारिश हुई है जिसके नतीजे में करोड़ों की तादाद में लोग जो है ना, वो बच्चे जो है ना यतीम हो गए, जिनके सर से बाप का साया जो है ना, शफ़क़त का साया उठ गया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन 42 लाख यतीम बच्चे मौजूद हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर 42 लाख बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों की कफ़ालत के हवाले से गो कि साहिब सरवत अफराद अपनी जगह मेहनत तो कर रहे होते हैं, लेकिन 20वीं ऐसे इदारे NGOs मौजूद हैं जो यतीमों की कफ़ालत के हवाले से काम कर रहे होते हैं। सही। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है इस वक्त? इस वक्त हमारा दावा तो ये है कि अलखिदमत फाउंडेशन ही है, जिसके पास तकरीबन 10 से 11 हज़ार के करीब यतीम बच्चे जो हैं पूरे पाकिस्तान में 10 से 11 हज़ार के करीब रजिस्टर्ड बच्चे हमारे पास हैं। लेकिन साथ साथ और भी इदारे हैं जिनका जिक्र मैं करना ज़रूर समझता हूँ। मसलन रीड फाउंडेशन एक इदारा है जिसके पास 10 हज़ार के करीब बच्चे हैं। हेल्पिंग हैंड एक इदारा है जिसके पास तकरीबन 10 हज़ार के करीब बच्चे हैं। एदी होम्स है, स्वीट होम है, अंजुमन फैजुल इस्लाम है। इस तरह कई इदारे हैं जो यतीमों के उस शोबे के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत फाउंडेशन की तजवीज़ और मेहनत के नतीजे में तकरीबन 16 के करीब ऐसे समाजी व फलाही इदारे हैं जो यतीमों के ऊपर काम कर रहे होते थे। इन सब का मुश्तरका एक फ़ोरम भी हमारे वजूद में लाया गया, जिसको पाकिस्तान आर्फन केयर फ़ोरम का नाम दिया गया है।
इस फोरम की कोशिशों के नतीजे में हुआ यूँ कि OIC के इजलास के बाद तकरीबन कोई 5 या 6 साल तक ये दिन पाकिस्तान में बाज़ाबिता तौर पर या सरकारी सतह पर नहीं मनाया जा रहा था। सही। इस आर्फन केयर प्रोग्राम फोरम के ज़रिए से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो है ना वो ये करारदाद पेश की गई और 2016 में सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इस दिन को बाज़ाबिता तौर पर मनाने का जो है ना फ़ैसला किया। उसके 2 साल बाद तकरीबन मई 2018 में कौमी असम्बली से बाज़ाबिता तौर पर इसका फ़ैसला हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह तब से अब तक सरकारी तौर पर 15 रमज़ान मुबारक को यौम यतामा के तौर पर पूरे इस मुल्क फोरम में की मनाया वजह जा से रहा ये हो रहा है। तो है। गिलगित हो रहा है। बल्तिस्तान के हवाले से ज़रा हमें कोई फिगर बताएं कि कितने हैं मीर साहब आपके पास रजिस्टर जो हैं? मीर साहब एक तो ये अलखिदमत है ना सर फाउंडेशन कि के आपके पास रजिस्टर, दूसरा ये ओवरऑल फिगर दोनों आपके पास हैं कि नहीं, सिर्फ अपने हवाले से फिगर्स हैं? मैं अपने हवाले से बात जी। करूँगा। अलखिदमत फाउंडेशन के पास सर्वे फार्म्स जो हमारा जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर था उनके ज़रिए से हमने हासिल किया, वो तकरीबन कोई 4,500 के करीब आर्फन्स बच्चियों का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। ठीक है। लेकिन दीगर ज़राए से हमें मालूम होता है कि तकरीबन 15,000 के करीब इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आर्फन्स यतीम बच्चे मौजूद हैं, जिनमें से कम व बेश ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2,500 बच्चे होंगे जो मुख्तलिफ़ ज़राए से, मुख्तलिफ़ फोरम से या इदारों के ज़रिए से स्पॉन्सर्ड हैं, बाकी अब तक कफ़ालत से महरूम हैं। ठीक है। जो आपके पास बच्चे हैं ये मुख्तलिफ सेक्स के हैं कि नहीं, सिर्फ एक ही सेक्स का है? यहाँ तो सेक्ट की बात नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। अलखिदमत फाउंडेशन तो दुखी इंसानियत के जज्बे के साथ जो है ना सरशार होकर काम कर रहे थे। हम तो इंसानियत की बुनियाद पर काम कर रहे होते हैं, ठीक। बिला इम्तियाज़ रंग नस्ल व मज़हब। अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सेक्ट के यतीम बच्चे हमारे पास स्पॉन्सर्ड हैं और रजिस्टर्ड हैं, ठीक। और ये तकरीबन 250 के करीब बच्चे हैं जिनको हमने कफ़ालत का जो है ना सिलसिला शुरू किया हुआ है। ठीक। और ये भी बताता चलूँ कि एक बच्चे के ऊपर मीर साहब इस वक्त हमारे सालाना 42,000 रुपये अच्छा। एक यतीम बच्चे के ऊपर ख़र्चा आता है, और ये अखराजात जो हैं वो हम कैश की सूरत में या किसी और जिन्स की सूरत में नहीं देते, बल्कि अलखिदमत फाउंडेशन का एक तरीक़ाकार है कि उसकी जो बेवा है, वालिदा है, यतीम की जो माँ है, उसका अकाउंट खोलते हैं और बराह रास्त हेड ऑफिस से उसके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छा। रीजन, सूबा या डिस्ट्रिक्ट का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। अच्छा। तो सालाना बुनियादों पे किस्तों की सूरत में भी और सालाना यकमुश्त सूरत में भी ठीक है। तकरीबन एक बच्चे के ऊपर 42,000 रुपये जो है ना तो उसके अकाउंट में फर्ज ट्रांसफ़र करें करते किसी हैं। घर में 3 बच्चे हैं यतीम, तो आप तीनों को रजिस्टर करके यानी 42 × 3 इसी तरह देते हैं? बिल्कुल देते हैं। अगर 7 भी हैं तो भी कर लेते हैं। अच्छा, 7 को भी 3 आप तो देते हैं। कोई आपने कम तादाद बता दी, ठीक। हमारे पास तो 6-6, 7-7 बच्चों की हैं, इस तरह की भी हैं? बिल्कुल हमारे पास मौजूद हैं, इस तरह के भी हैं। तो इसमें तादाद की कोई कदगन या पाबंदी नहीं है। जितने भी सही। यतीम होंगे, अगर वो नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, तो बेशक इसमें हम तहकीक ज़रूर कर लेते हैं कि क्या वो यतीम बच्चे वाकई मुस्तहिक हैं कफ़ालत के अतबार से या स्पॉन्सरशिप के अतबार से, तो हम उसको रजिस्टर करते हैं और उसकी कफ़ालत का इंतज़ाम कर लेते हैं। ठीक है। तो माशाल्लाह आप काम बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, लेकिन इसकी पब्लिसिटी, हालांकि जमात इस्लामी पब्लिसिटी के हवाले से भी तो मशहूर है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो काम प्रोजेक्ट भी करते हैं, अच्छा काम है, करना भी चाहिए, लेकिन इस मामले में ज़रा हाथ हल्का रखा हुआ है, उसकी कोई ख़ास वजह है? दूसरी बात यह है कि दीनी एतबार से भी थोड़ा सा हम सोचते हैं कि नेकी वो हो जो अगर आप एक हाथ से करते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन अब आजकल जदीद दौर में हालात का तकाज़ा यही है कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तरगीब देने के लिए हमें तशहीरी मुहिम चलानी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत फाउंडेशन अपने वसाइल के साथ मुस्तकबिल में भी और इस वक्त भी हम इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। मेरे साहब इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद तोसी देना चाहूँगा कि यतीमों की कफ़ालत के 2 तरीक़ेकार वज़ा हैं। मसलन एक यतीम तो आपको पता ही, यतीम खाने हैं, आगोश है, जिसके अंदर मुस्तकिल बुनियादों पे बच्चे रहते हैं, उनकी पढ़ाई, सफाई सुथराई सारी चीज़ें उनका इंतज़ाम होता है। अलखिदमत फाउंडेशन ने इसके अलावा दूसरा एक तरीका भी इख्तियार किया हुआ है, जिसको हम आर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम का नाम देते हैं। अच्छा। कि बच्चा अपनी माँ के साथ, अपनी माँ की तरबियत ज़ेर साया रहते हुए अलखिदमत फाउंडेशन के अंदर रजिस्टर्ड होते हुए स्पॉन्सरशिप की बुनियाद पर अपनी ज़रूरी जो है चीज़ें हैं वो वहाँ से पूरा करता है। आगोश भी हमारे पास मौजूद हैं। आर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से जो तरीका है, ये दोनों इख्तियार हैं। जबकि दीगर इदारों के अंदर या तो वो यतीम खाने या आगोश लेके बैठते हैं, या फिर अपनी रिश्तेदारी या ताल्लुकदारी की बुनियाद पर महदूद पैमाने पर वो स्पॉन्सरशिप का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत फाउंडेशन इन दोनों तरीक़ों के ऊपर इस वक्त काम कर रही है। तकरीबन 10 से 11,000 के करीब हमारे पास इस वक्त आर्फन्स जो है ना पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं और इन दोनों तरीक़ों से मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। ये जो दूसरा तरीका आपने बताया था, इसमें भी सपोर्ट की अमाउंट जो बनती है तकरीबन लगभग उतनी ही बनती है? बल्कि ये जो घर वाला है इसमें 42,000 का ख़र्चा आता है, लेकिन वो जो आगोश वाला उसमें तकरीबन
اس سے قدر زیادہ ہے اخراجات آغوش میں. اس میں زیادہ بھی اس میں اس کے رہائش سے لے کے کھانے پینے سے لے کے اس کی لباس، اس کی تعلیم، اس کی ساری ضروریات. ایک ہاسٹل ایک آغوش کی صورت میں وہاں اس کی تعلیمی سہولیات بھی وہاں ہم پہنچاتے ہیں. اس کی ضروری زندگی کی تمام جو چیزیں اس کو وہاں ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں زیادہ اخراجات آتے ہیں. ٹھیک. البتہ فیملی سپورٹ پروگرام کی نسبت. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ مطلب کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تو بغیر نام بتائے کوئی آپ کو ایسا واقعہ یاد ہو کہ آپ نے کسی کو امداد پہنچائی جو کہ بہت زیادہ مستحق تھا، آپ کو خوشی ہوئی؟ یوں تو کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، واقعات بھی ہیں، لیکن ایک ٹچ میں دینا چاہوں گا. آپ کے شعبے سے وابستہ صحافی ہیں ہمارے کچھ دوست، میرے ساتھی بھی رہے ہیں اور بزرگ بھی رہے ہیں. اس کی فوتگی پر اس کے بچوں کو ہم نے اسپانسرشپ دلوائی الخدمت فاؤنڈیشن سے. الحمدللہ آج کوئی 6-7 سال کا عرصہ گزرا ہے. وہ بچے دیگر بچوں کی طرح وہ جو ہے نا پڑھائی میں مصروف ہیں، کسی طرح وہ متاثر نہیں ہیں. اس کی بیوہ کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ پیسے چلے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذکر بھی میں کرنا چاہوں گا واقعے کا کہ 2010 میں ایک فوت ہوئے ہمارے عزیز گلگت سے جانی پہچانی شخصیت تھی. اس کی بیوہ کو بتائے بغیر الخدمت فاؤنڈیشن نے ان کے بچوں کو رجسٹرڈ کروایا. 8-10 سال کے بعد 4 بچے ہیں. اچھا 4 بچے. 4 بچوں کی رجسٹریشن کروائی. 8-10 سال کے بعد جب حالات ناسازگار ہو گئے، وہ اس بیوہ کے ساتھ گھریلو ناچکیاں پیدا ہو گئیں اور گھریلو ناچکیوں کی وجہ سے وہ بیوہ کو مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ جو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے تھے اس کو ظاہر کر دیا کہ اب آپ پریشان نہیں ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے بچوں کے نام پہ اتنے پیسے موجود ہیں کہ آپ اپنی جو ہے نا خود اپنے پیمانے پہ جو ہے نا آپ کام کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یعنی اگر میں اس کو یوں کہوں کہ 3 سال 4 سال جتنا عرصہ تھا اس دوران پیسے آپ بھجواتے رہے، آپ نے ان کو بتایا نہیں بتایا، بیوہ کو معلوم نہیں کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے، چونکہ اس کے مختلف ذرائع سے ان کے بچوں کا کفالت کا انتظام ہو رہا تھا. جب نہیں ہوا تو اس کے لیے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ اس کے پاس چلی گئی. اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن نے اس کا بھی اہتمام کیا کہ قرض حسنہ کے طور پر مواخات ہمارا ایک پروگرام چلتا ہے. قرض حسنہ کے طور پر ہم ان بیوہ خواتین کے نام پر جو بچے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں ان بیوہ خواتین کے روزگار کے لیے ہم قرض حسنہ فراہم کرتے ہیں. مختلف تہواروں میں ہم ان کو گفٹ کی صورت میں مختلف شکلوں میں ہم ان کے ساتھ سپورٹ بھی ہم پہنچاتے ہیں. الحمدللہ دستکاری سینٹر کی صورت میں مواخات کی صورت میں الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ رجسٹرڈ بیوہ خواتین الحمدللہ اس وقت خود کفیل بھی ہیں اور معاشرے میں ایک سفید پوشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مختصر اگر بتائیں آپ تو گلگت بلتستان میں کچھ اضلاع نئے بنے ہیں اور بن بھی رہے ہیں، تو اس میں سے جو ڈیٹا کلیکشن ہے وہ آپ کا پروگرام ہے مستقبل میں کرنے کا؟ جی میرے صاحب ضرور. ہم نے اس حوالے سے کوشش کی تھی کہ جہاں ہمیں پاکستان بھر سے یا دنیا بھر سے ان یتیم بچوں کی اسپانسرشپ کے حوالے سے جو سپورٹ اب تک ہمیں ملتا رہا ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم لوکلی سطح پہ ان لوگ بچوں کی اسپانسرشپ کے حوالے سے کوئی اہتمام کریں. ہم نے پچھلے سال بھی گلگت میں، دیامر میں، استور میں اس حوالے سے ڈونر کانفرنسز کی. الحمدللہ ہمیں اچھی پذیرائی ملی، لوگوں کا ہمارے اوپر اچھا اعتماد ہے. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ضلع جو اب تک جہاں سرکل نہیں بنے ہیں، جہاں کے بچے ہم اسپانسر یا رجسٹر نہیں کر سکے ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اہل ثروت، صاحب ثروت افراد، مالدار لوگوں کے تعاون سے ہم ان یتیم بچوں کو بھی اپنے اس دائرے کے اندر شامل کریں جو واقعی اس وقت ضرورت مند ہیں. صحیح. بہت شکریہ. ٹائم کم ہے، اگر آپ کوئی آخر میں مختصر پیغام دینا چاہیے عوام کو اپنے اس اچھے کام میں. میرے صاحب میں یہ کہوں گا کہ وہ ہم ان تمام اداروں کو، ان تمام لوگوں کی کاوشوں کو، ایفرٹ کو سراہتے ہیں جو اس مادہ پرستانہ دور میں، پرفتن دور میں کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا، جنہوں نے اب تک یہاں تقریباً 200-250 کے قریب یتیم بچوں کو اسپانسر کیا ہے. میری گزارش یہ ہوگی، پیغام یہ ہے یہاں کے لوگوں سے کہ آپ اس طرح کار خیر میں حصہ لینے والے اداروں کے ساتھ دامے در میں سخن تعاون کریں. اللہ نے جو مال آپ کو دی ہے ان میں سے انفاق کریں. اللہ کا وعدہ ہے جو آپ خرچ کریں گے اس میں سے 7 گنا بڑھا کے آپ کو عطا کریں گے. تو ان یتیم بچوں کو ایسے موقعوں پہ آپ نہ بھولیں. الخدمت فاؤنڈیشن کا دست و بازو بنیے. یہی یتیم بچے کل کو ہمارے معاشرے کے لیے ایک سود مند شہری ثابت ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا ہمیشہ سے انتظار رہتا ہے اور اس پروگرام میں بھی خاص طور پہ آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.